पिछले क्लासेस में हमने पीरियोडिक टेबल का इंट्रोडक्शन बताया था, हमने हिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ पीरियोडिक टेबल बताया था, एज वेल एज मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का कुछ प्रॉपर्टीज बताया था और सारे पीरियोडिक प्रॉपर्टीज को लिस्ट किया था जिसके बारे में हम लोग को स्टडी करना है। आज से हम लोग क्या करेंगे, सारे पीरियोडिक प्रॉपर्टीज को बारी बारी से स्टडी करेंगे कि कैसे उसका पीरियोडिक टेबल में वेरिएशन होता है और उन सभी पीरियोडिक प्रॉपर्टीज का डेफिनेशन क्या है और उसमें एक्सेप्शन क्या है। जो जनरल ट्रेंड है पीरियोडिक टेबल में उसमें एक्सेप्शन क्या है। इस पीरियोडिक प्रॉपर्टीज का आप यूज मेटल और मेटल्स के हर चैप्टर में करोगे, जो कि हम लोग यहाँ पे जनरलाइज फॉर्म में पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग पीरियोडिक प्रॉपर्टीज पढ़ने जा रहे हैं, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहला पीरियोडिक प्रॉपर्टी जो हमने लिस्ट किया था वो लिस्ट किया था एटॉमिक वॉल्यूम। एटॉमिक वॉल्यूम का डिफिनीशन क्या हो, सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं। देखिए, एटॉमिक वॉल्यूम का डिफिनीशन होता है वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय स्ट्रक्चर ऑफ एलिमेंट। एलिमेंट जो स्ट्रक्चर रख रहा है, गौर कीजिएगा एटॉमिक स्ट्रक्चर की बात नहीं कर रहे हैं, एलिमेंट जो स्ट्रक्चर रख रहा है, जिस फॉर्म में है, जिस फिजिकल फॉर्म में वो प्रेजेंट है, उसका जो वॉल्यूम होगा मास बाय डेंसिटी, वही एटॉमिक वॉल्यूम होता है। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय वन मोल ऑफ एलिमेंट in its physical state, in its physical state या physical form कह सकते हो, is called atomic volume, is called atomic volume। मतलब एटॉमिक वॉल्यूम का डिफिनीशन होगा, एटॉमिक वॉल्यूम का जो डिफिनीशन होगा, ग्राम एटॉमिक वेट डिवाइड बाई ग्राम एटॉमिक वेट डिवाइड बाई डेंसिटी। जो स्ट्रक्चर रख रहा है एलिमेंट, जो फिजिकल फॉर्म रख रहा है एलिमेंट, उसका एक डेंसिटी होगा। हम लोग एटॉमिक वॉल्यूम इसी तरह से डिफाइन करेंगे, एटॉमिक वेट बाई डेंसिटी। नोट में करके एक पॉइंट हम आपको बताते हैं जो हमने इसके पहले लॉजरमेयर में बताया था कि एटॉमिक वॉल्यूम को कभी भी आप इस तरह से एक्सप्रेस नहीं करोगे कि एटॉमिक वॉल्यूम जो है 4/3 पाई आर क्यू है। दिस इज नॉट करेक्ट। एटॉमिक रेडियस का क्यू, दिस इज नॉट करेक्ट, इज इनकरेक्ट। ये इनकरेक्ट, गौर कीजिएगा, ये गलत स्टेटमेंट है, गलत है। बहुत लोग एटॉमिक वॉल्यूम को एटॉमिक रेडियस से इस तरह से रिलेट कर लेते हैं, जो कि गलत है। एक्चुअल में एटॉमिक वॉल्यूम जो है 1 मोल ऑफ एलिमेंट के द्वारा जो वॉल्यूम ऑक्युपाइड है इन इट्स फिजिकल फॉर्म, जिस फॉर्म में वो एग्जिस्ट कर रहा है, उस फॉर्म में 1 मोल एलिमेंट कितना वॉल्यूम ऑक्युपाई कर रहा है, उसी को हम लोग एटॉमिक वॉल्यूम कहते हैं। इसलिए एटॉमिक वॉल्यूम को हम लोग डिफाइन करेंगे ग्राम एटॉमिक वेट बाय डेंसिटी। ठीक है, ना कि इस तरह से। अब देखिएगा, ट्रेंड ऑफ एटॉमिक वॉल्यूम की अगर हम बात करें, ट्रेंड ऑफ एटॉमिक वॉल्यूम की बात करें इन पीरियोडिक टेबल, तो इस चीज को हमने हिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट में बताया था, फ्रॉम लॉदरमेयर कर्व। लॉदरमेयर कर्व हमने आपको बताया था हिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ पीरियोडिक टेबल में, जहां पर बताया गया था कि ग्रुप में जब आप नीचे की तरफ जाते हो तो एटॉमिक वॉल्यूम बढ़ता है। तो इन ग्रुप as we move downward, atomic volume increases. As we move downward, atomic volume increases. पहला पॉइंट यही है, ग्रुप में जब आप नीचे की तरफ जाओगे तो एटॉमिक वॉल्यूम आपका इंक्रीज करेगा। और पीरियड में अगर हम बात करें, इन पीरियड as we move from left to right,
फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, जैसे जैसे हम लोग लेफ्ट टू राइट जाएंगे, आपको याद होगा लॉदरमेयर कर्व पहले घटता था एंड देन बढ़ता था, ठीक है। एटॉमिक वॉल्यूम फर्स्ट डिक्रीजेस, एटॉमिक वॉल्यूम फर्स्ट डिक्रीजेस एंड देन इंक्रीजेस, और तब क्या होगा, इंक्रीज करेगा। पीरियड में जब हम लेफ्ट से राइट की तरफ मूव करेंगे, लेफ्ट से राइटवर्ड जाएंगे, तो एटॉमिक वॉल्यूम पहले घटेगा और तब उसके बाद बढ़ेगा। तो यही जो है ट्रेंड ऑफ एटॉमिक वॉल्यूम इन पीरियोडिक टेबल है। पीरियोडिक टेबल में एटॉमिक वॉल्यूम का ट्रेंड यही होगा, ठीक है। आप ये आसानी से समझ रहे होगे कि एटॉमिक वॉल्यूम लॉदरमेयर कर्व से आता है, ग्रुप में डाउनवर्ड जाने पे एटॉमिक वॉल्यूम बढ़ता है, कर्व आपको याद होगा, और पीरियड में जब आप लेफ्ट से राइट जाओगे तो पहले घटेगा एंड देन बढ़ेगा। ये हमने लॉदरमेयर कर्व में बताया था, ठीक है। हिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट में पढ़ा चुके थे इस चीज को। ये पहला पीरियोडिक प्रॉपर्टीज हो गया है, ये बहुत छोटा सा पॉइंट था। अब हम लोग पढ़ेंगे एटॉमिक रेडियस। दूसरा पीरियोडिक प्रॉपर्टीज था हमारे पास एटॉमिक रेडियस। देखिए एटॉमिक रेडियस का डिफिनीशन क्या है। तो एटॉमिक रेडियस का डिफिनीशन होता है डिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन। आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन का जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड होगा उसका न्यूक्लियस से जो डिस्टेंस होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, उसी को हम लोग कहते हैं एटॉमिक रेडियस, ठीक है। तो द डिस्टेंस ऑफ आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन क्लाउड, द डिस्टेंस ऑफ आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन क्लाउड फ्रॉम nucleus of an atom, nucleus of an atom is called atomic radius, is called atomic radius, ठीक है। न्यूक्लियस है आपका, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन क्लाउड मान लिया यहां पर ये है, इसका जो डिस्टेंस होगा न्यूक्लियस है, इसी को आप कहोगे एटॉमिक रेडियस ऑफ एटम। अब देखिए डिफिनीशन भले ही ये हो कि आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन का, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन क्लाउड का डिस्टेंस न्यूक्लियस से जो होता है उसी को एटॉमिक रेडियस कहते हैं। हालांकि इस डिफिनीशन को हम लोग रेयरली ही यूज कर पाएंगे, बिकॉज एक आइसोलेटेड एटम का रेडियस मेजर कर पाना इस तरह से संभव नहीं है, ठीक है। मेजरमेंट ऑफ एटॉमिक रेडियस, मेजरमेंट ऑफ distance of outermost electron cloud, outermost electron cloud from nucleus is not possible, ठीक है। measurement of distance of outermost electron cloud from nucleus is not possible, and hence atomic radius can't be calculated, और इसलिए एटॉमिक रेडियस को हम लोग कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं, हम लोग एटॉमिक रेडियस को कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं। तो सवाल ये स्टैंड करता है कि हम लोग कैसे अब रेडियस ऑफ एटम को नापेंगे। तो रेडियस ऑफ एटम को मापने के लिए हम लोग कुछ अदर तरीका यूज करेंगे, कुछ अदर तरीके से हम लोग एटॉमिक रेडियस को डिफाइन करेंगे, ठीक है। सो वी डिफाइन एटॉमिक रेडियस, वी डिफाइन एटॉमिक रेडियस इन अदर वेज, अदर वेज, ठीक है। सो वी डिफाइन एटॉमिक रेडियस इन अदर वेज to easily calculate या easily determine, easily calculate radius of an atom, radius of an atom। किसी एटम का रेडियस कैलकुलेट करने के लिए हम लोग अदर तरीके से एटॉमिक रेडियस को डिफाइन करेंगे।
ठीक है। फॉर एनी एटम, किसी भी एटम के लिए 3 टाइप्स ऑफ एटॉमिक रेडियस, 3 टाइप ऑफ एटॉमिक रेडियस, 3 टाइप ऑफ एटॉमिक रेडियस आर डिफाइंड। 3 तरह का एटॉमिक रेडियस डिफाइन होता है। सबसे पहला होता है कोवलेंट रेडियस, सबसे पहला होता है कोवलेंट रेडियस, ठीक है। कोवलेंट रेडियस क्या होगा? देखिए, जब कोई एटम कोवलेंट कंपाउंड बनाता है विद इट्स अदर एटम, तो उसमें जो इंटर न्यूक्लियाई डिस्टेंस होता है उसका हाफ वैल्यू को हम लोग कोवलेंट रेडियस कहते हैं। जैसे कि मान लिया हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन एटम आपस में कंबाइन करके क्या किया, H2 मॉलिक्यूल बनाया। यहां पर एक हाइड्रोजन एटम है, यहां पर एक हाइड्रोजन एटम है, 2 हाइड्रोजन एटम है, दोनों मिलकर के एक कोवलेंट कंपाउंड बनाया। तो इसमें जो डिस्टेंस होगा DH2, दोनों न्यूक्लियाई के बीच का जो डिस्टेंस होगा उसका हाफ ऑफ द वैल्यू कोवलेंट रेडियस ऑफ हाइड्रोजन विल बी इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियाई ऑफ हाइड्रोजन एटम डिवाइड बाय 2। दिस इज द कोवलेंट रेडियाई ऑफ हाइड्रोजन एटम, ठीक है। तो कोवलेंट रेडियस को हम लोग सिंपली डिफाइन कर सकते हैं, हाफ ऑफ द डिस्टेंस, हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियाई ऑफ ए डाइएटॉमिक कोवलेंट मॉलिक्यूल formed by same atom is called covalent radius of that atom, is called covalent radius of that atom, ठीक है। मतलब अगर 2 हाइड्रोजन एटम आपस में कोवलेंट बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, 2 हाइड्रोजन एटम आपस में कोवलेंट बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, तो इन दोनों न्यूक्लियाई के बीच का जो डिस्टेंस होगा उसका हाफ वैल्यू को हम लोग क्या कहेंगे, कोवलेंट रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम कहेंगे। किसी का भी डिफाइन कर सकते हैं हम लोग, चाहे हाइड्रोजन हो या क्लोरीन हो, कोई भी ऐसा एटम जो कोवलेंट बॉन्ड बनाता है उसके लिए हम लोग इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। मान लिया हम फॉर क्लोरीन डिफाइन करना चाह रहे हैं, तो क्लोरीन 2 अगर मान लो आपको Cl2 मॉलिक्यूल बना रहा है, Cl मॉलिक्यूल बना रहा है, इसके बीच का जो न्यूक्लियाई का डिस्टेंस है मान लो D ऑफ Cl2 है, तो आप कोवलेंट रेडियाई ऑफ क्लोरीन एटम डिफाइन करोगे, डिस्टेंस ऑफ न्यूक्लियाई इन क्लोरीन मॉलिक्यूल डिवाइड बाय 2। तो इस तरह से आप कोवलेंट रेडियाई ऑफ क्लोरीन एटम डिफाइन कर सकते हो, ठीक है। तो अलग अलग एटम का हम लोग रेडियस, कोवलेंट रेडियस डिफाइन कर सकते हैं बाय टेकिंग हाफ ऑफ द वैल्यू ऑफ डिस्टेंस बिटवीन 2 न्यूक्लियाई ऑफ 2 एटम्स, टू सेम एटम्स अटैच टुगेदर थ्रू कोवलेंट बॉन्ड, ठीक है। तो ये कोवलेंट रेडियाई है। अब देखिए, इसी तरह से हम लोग दूसरा एक रेडियस डिफाइन करते हैं, मेटालिक रेडियस। दूसरा हम लोग रेडियस डिफाइन करते हैं मेटालिक रेडियस। अगर कोई एटम आपस में मेटालिक बॉन्डिंग के थ्रू जुड़ा हुआ, ठीक है, इफ 2 एटम्स, सेम एटम्स की बात कर रहे हैं हम लोग, सेम एटम्स, इफ 2 एटम्स आर अटैच टुगेदर, if 2 atoms are attached together through metallic bonding, if 2 atoms are attached together through metallic bonding, then half of the distance between adjacent nuclei
is called half of the distance between adjacent nuclei is called metallic radius. इसी को हम लोग क्या कहते हैं, मेटालिक रेडियस कहते हैं. जो दो न्यूक्लियाई होगा नजदीकी, उसका हाफ ऑफ द डिस्टेंस को हम लोग मेटालिक रेडियस कहते हैं. मतलब मान लो एक मेटल M दूसरे मेटल M से जुड़ा हुआ है, इस तरह से M मान लेते हैं कोई भी एटम है, और इसके बीच का डिस्टेंस मान लो dm है. तो मेटालिक रेडियस जो होगा मेटल M का क्या होगा, डिस्टेंस बिटवीन टू न्यूक्लियाई एडजेसेंट न्यूक्लियाई डिवाइडेड बाय 2 के बराबर होगा. ठीक है, यही लिखा गया है. अगर दो एटम्स आपस में मेटालिक बॉन्डिंग के थ्रू जुड़ा हुआ हो, तब half of the distance between adjacent nuclei is called metallic radius. ठीक है, अब हम लोग तीसरा डिफाइन करते हैं वैन डर वाल रेडियस. वैन डर वाल रेडियस, देखिए अगर दो एटम्स या मॉलिक्यूल आपस में वैन डर वाल बॉन्डिंग के थ्रू जुड़ा होगा, तब हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन नियरेस्ट न्यूक्लियाई इज कॉल्ड वैन डर वाल रेडियस ऑफ दैट एटम. ठीक है, इफ टू एटम्स और मॉलिक्यूल्स सेम एटम सेम मॉलिक्यूल्स की बात कर रहे हैं, आर अटैच्ड टुगेदर का मतलब उसके बीच में वैन डर वाल बॉन्डिंग हो. Attached together through van der Waals bonding, then half of the distance between nearest nuclei of those spaces is called van der Waals radius. इसी को हम लोग क्या कहते हैं, वैन डर वाल रेडियस कहते हैं. जैसे कि अगर मान लो तुम्हारे पास क्या है, दो आर्गन एटम. अगर दो आर्गन एटम है और इसके बीच में जो बॉन्डिंग होगा वो क्या होगा, वैन डर वाल बॉन्डिंग होगा. तो इसके बीच में जो डिस्टेंस होगा, दोनों न्यूक्लियाई के बीच का डिस्टेंस होगा, उसके हाफ वैल्यू को हम लोग क्या कहेंगे, वैन डर वाल रेडियस ऑफ आर्गन कहेंगे. आप जानते हो इसके बीच में वैन डर वाल बॉन्डिंग होगा. तो अगर वैन डर वाल बॉन्डिंग दो एटम के बीच में है, तो उसमें जो न्यूक्लियाई के बीच का डिस्टेंस होगा, उसका हाफ वैल्यू को हम लोग क्या कहेंगे, वैन डर वाल रेडियस कहेंगे. मान लो हम दो H2 मॉलिक्यूल कंसीडर करते हैं. ठीक है, ये H है, ये H है, ये H है, ये H. जैसा कि आप जानते होंगे कि यहां पर इन दोनों के बीच में क्या होता है, वैन डर वाल रेडियस होता है, मतलब वैन डर वाल बॉन्डिंग होता है. इसलिए इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो अगर हम DHH कहें, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग इन दोनों, देखिए गौर कीजिएगा, इसका ये तो डिस्टेंस आपको इधर दिख रहा होगा DH2. तो ये जो है इसके बीच के जो डिस्टेंस, जो दोनों के बीच में वैन डर वाल बॉन्डिंग है, उसके बीच के डिस्टेंस के आधा को हम लोग क्या कहेंगे, वैन डर वाल रेडियस ऑफ हाइड्रोजन. और इन दोनों न्यूक्लियाई के डिस्टेंस का जो आधा वैल्यू होगा, उसको हम लोग कहेंगे कोवलेंट रेडियाई ऑफ हाइड्रोजन. ठीक है, तो एक जो है आपका वैन डर वाल रेडियस ऑफ हाइड्रोजन है और एक आपका कोवलेंट रेडियस ऑफ हाइड्रोजन है. तो ये चीज हमें समझना है, दो एटम आपस में अगर कोवलेंट बॉन्ड के थ्रू जुड़ा हुआ है, तो उसमें जो न्यूक्लियाई के बीच का डिस्टेंस होगा, उसका हाफ वैल्यू कोवलेंट रेडियाई. दो एटम या दो मॉलिक्यूल अगर आपस में वैन डर वाल बॉन्डिंग के थ्रू जुड़ा हुआ है, तो उसमें जो डिस्टेंस का हाफ वैल्यू होगा नियरेस्ट न्यूक्लियाई के बीच का, उसको हम लोग क्या कहेंगे,
वैन डर वाल रेडियस कहेंगे। तो इस तरह से हम लोग वैन डर वाल रेडियस, मेटालिक रेडियस और कोवलेंट रेडियस डिफाइन किया। और देखिए फॉर एनी एटम, किसी भी एटम के लिए फॉर एनी एटम कोवलेंट रेडियस से ज्यादा होगा मेटालिक रेडियस और मेटालिक रेडियस से ज्यादा होगा वैन डर वाल रेडियस। जैसा कि आप समझ रहे होंगे, बिकॉज कोवलेंट रेडियस इस तरह से इसके कॉरस्पॉन्डिंग होता है, कोवलेंट रेडियस जो होगा इसके कॉरस्पॉन्डिंग होगा, CR जो होगा इसका हाफ होगा वैल्यू, मान लो ये D है तो D/2 होता है। मेटालिक रेडियस होता है दो एटम आपस में टच करता है, तो आपको समझ में आ रहा होगा, यहां पे जो है मान लिया D1 है तो मेटालिक रेडियस होगा D1/2 होगा। और वैन डर वाल रेडियस की अगर हम बात करें, दो मॉलिक्यूल आपस में दूरी पे होता है, यहां पे अगर हम D2 की बात करें तो यहां पर वैन डर वाल रेडियस डिफाइन होगा D2/2। तो आपको ये साफ साफ दिख रहा होगा कि किसी भी एटम के लिए कोवलेंट रेडियस सबसे छोटा होगा, बिकॉज कोवलेंट बॉन्ड जब बनता है तो मॉलिक्यूल आपस में, मतलब एटम आपस में नजदीक आता है, और नजदीक आने के कारण जो कोवलेंट रेडियस होगा वो हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन टू नियरेस्ट न्यूक्लियाई बिटवीन विच कोवलेंट बॉन्ड इज प्रेजेंट का डेफिनेशन होगा। अगर हम मेटालिक रेडियस रखें तो इस तरह से डिफाइन होगा, अगर हम वैन डर वाल रेडियस लें तो इस तरह से डिफाइन होगा। आपको ये साफ दिख रहा होगा कि वैन डर वाल रेडियस चूंकि इसमें एटम दूरी पे है वो सबसे ज्यादा होगा, मेटालिक रेडियस उससे कम और कोवलेंट रेडियस सबसे कम। तो किसी भी एटम के लिए कोवलेंट रेडियस जो होता है वो सबसे कम होता है, वैन डर वाल रेडियस होता है सबसे ज्यादा होता है। तो प्रैक्टिकली हम लोग रेडियस ऑफ एटम को कोवलेंट रेडियस, मेटालिक रेडियस और वैन डर वाल रेडियस के टर्म में डिफाइन करते हैं। वेयरएज थ्योरेटिकल डिफिनेशन ये है कि आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन क्लाउड का न्यूक्लियस से जो डिस्टेंस होगा उसी को हम एटॉमिक रेडियस कहेंगे। लेकिन थ्योरेटिकल रेडियस को कैलकुलेट कर पाना, मेजर कर पाना इम्पॉसिबल है, इसलिए हम लोग कुछ अदर टाइप ऑफ रेडियस को डिफाइन करते हैं जो प्रैक्टिकली पॉसिबल है कैलकुलेट कर पाना। ठीक है, तो ये रेडियस का, एटॉमिक रेडियस का डिफिनीशन हुआ, एटॉमिक रेडियस का टाइप हुआ जो हम लोग कंसीडर करते हैं। तो एटॉमिक रेडियस आप समझ गए होंगे। अब देखिए हम बात अगर करें ट्रेंड ऑफ एटॉमिक रेडियस इन पीटी, ट्रेंड ऑफ एटॉमिक रेडियस इन पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल में एटॉमिक रेडियस का क्या ट्रेंड है? देखिए ट्रेंड ऑफ एटॉमिक रेडियस इन पीटी को अगर हम लिखना चाहें तो बहुत आसान होगा। सबसे पहले हम बात करते हैं ग्रुप में, तो इन ग्रुप as we move downward, ये लिखते हैं as we move downward, atomic radius increases, atomic radius increases और बहुत तेजी से बढ़ेगा, increases sharply due to addition of extra cell, due to addition of extra cell in each step downward, in each step downward। ठीक है, in group as we move downward atomic radius increases sharply, नीचे की तरफ एटॉमिक रेडियस तेजी से बढ़ता है ड्यू टू एडिशन ऑफ एक्स्ट्रा सेल इन ईच स्टेप डाउनवर्ड। जैसे जैसे आप नीचे जाओगे, पॉइंट ये है कि जैसे जैसे हम लोग नीचे जाएंगे एक्स्ट्रा सेल ऐड होगा, हर एक डाउनवर्ड, एक स्टेप डाउनवर्ड में एक सेल बढ़ता जाता है और एक सेल बढ़ने के कारण क्या होगा, एटॉमिक रेडियस बढ़ता चला जाएगा। तो नीचे की तरफ जाने पर आपका एटॉमिक रेडियस बहुत तेजी से बढ़ता है, बिकॉज जैसे जैसे आप नीचे जा रहे हो वैसे वैसे एक्स्ट्रा सेल ऐड हो रहा है। अगर हम पीरियड की बात करें तो इन पीरियड एज वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, जैसे जैसे हम लोग लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे
ठीक है, जैसे जैसे हम लोग लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे, इस तरफ से इस तरफ जाएंगे, आपका एटॉमिक रेडियस डिक्रीज करेगा। एटॉमिक रेडियस डिक्रीजेस, एटॉमिक रेडियस डिक्रीजेस ड्यू टू इंक्रीमेंट इन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है। जैसे जैसे आप इधर जा रहे हो, आपका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जानते हो, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को हम लोग जेड इफेक्टिव से रिप्रेजेंट करते हैं। और जेड इफेक्टिव जो होता है न्यूक्लियर चार्ज एक्सपीरियंस्ड बाय आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन। न्यूक्लियर चार्ज एक्सपीरियंस्ड बाय आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन। आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन जो न्यूक्लियर चार्ज एक्सपीरियंस करता है, उसी को हम लोग कहते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। अब ये बात आसान है कि जितना ज्यादा आप जान रहे हो कि रेडियस ऑफ एटम जो होगा, रेडियस होगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा फोर्स बिटवीन न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच का। इलेक्ट्रॉन पे अगर न्यूक्लियस ज्यादा फोर्स लगाएगा, न्यूक्लियस अगर इलेक्ट्रॉन पे ज्यादा फोर्स लगाएगा तो रेडियस क्या होगा, घटेगा। अट्रैक्टिव फोर्स ज्यादा लगा रहा है तो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन इनवर्ट चलाएगा, इनवर्ट मूव कर जाएगा, जिसके कारण से इनवर्सली पोस्टल होगा और जो डायरेक्टली पोस्टल होगा जेड इफेक्टिव के। फोर्स बिटवीन न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन, न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को ज्यादा पुल कर पाएगा अगर इलेक्ट्रॉन बाहरी जो है न्यूक्लियस पे ज्यादा एक्सपीरियंस कर ले न्यूक्लियर चार्ज, उसी को तो कहते हैं जेड इफेक्टिव। तो जेड इफेक्टिव ज्यादा होगा तो रेडियस कम होगा। जेड इफेक्टिव ज्यादा मतलब न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिव फोर्स ज्यादा, न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिव फोर्स ज्यादा, मतलब रेडियस ऑफ एटम कम। तो इस तरफ जाने पर रेडियस घटता है, मतलब रेडियस बढ़ेगा किधर, रेडियस इस तरफ बढ़ेगा। तो रेडियस इस तरफ बढ़ता है एटम का, इधर एरो दिखाया गया है, और रेडियस इधर एटम का बढ़ता है। डाउनवर्ड जो होगा एटम का रेडियस बढ़ेगा और राइट लेफ्टवर्ड बढ़ेगा, राइटवर्ड घटेगा। जैसे जैसे आप राइट की तरफ जाओगे रेडियस घटेगा, कहने का मतलब है लेफ्टवर्ड क्या होगा, रेडियस बढ़ेगा। तो ये जो है जनरल ट्रेंड ऑफ एटॉमिक रेडियस इन पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल में आप ग्रुप में नीचे की तरफ मूव करोगे, आपका एटॉमिक रेडियस बढ़ेगा, बिकॉज एक्स्ट्रा सेल ऐड हो रहा है ईच स्टेप, जो साफ दिख रहा होगा। जैसे जैसे आप पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाओगे, आपका एटॉमिक रेडियस घटेगा, बिकॉज आपका न्यूक्लियर चार्ज, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। जब आप लेफ्ट से राइटवर्ड जा रहे हो, लेफ्ट से जब राइट जा रहे हो तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज हमने एटॉमिक स्ट्रक्चर में बहुत अच्छे से डिस्कस किया था, निकालने के लिए बताया था। आप आसानी से निकाल सकते हो दो एटम का, कोई भी दो एटम ले लो और देख सकते हो आप कि किसका जेड इफेक्टिव ज्यादा है। जेड इफेक्टिव आप देखोगे कि इधर वाले का जो राइटवर्ड होगा उसका ज्यादा होगा, और इसलिए क्या होगा, रेडियस कम होगा। तो ये जो है जनरल ट्रेंड ऑफ एटॉमिक रेडियस इन पीटी है। हाउएवर पॉइंट ये है कि ये जनरल ट्रेंड है, इसमें एक्सेप्शन मिलेगा आपको। हाउएवर एक्सेप्शंस आर फाउंड। However, exceptions are found. Exceptions in general trend. Exceptions in general trend of atomic radius. Exception in general trend of atomic radius are found. Exception जो होगा मिलेगा, और एक्सेप्शन मेनली फाउंड होता है डी ब्लॉक में। एक्सेप्शन जो है मेनली डी ब्लॉक में फाउंड होता है। कैसे होगा कि होगा हम लोग पढ़ते हैं। तो हम लोग अब एक्सेप्शंस डील करने जा रहे हैं। हम लोग जनरल ट्रेंड डील कर चुके हैं, अब हम लोग एक्सेप्शंस डील करने जा रहे हैं कि क्या क्या एक्सेप्शंस होगा एटॉमिक रेडियस के ट्रेंड। गौर कीजिए यहां पर, अब एटॉमिक रेडियस जो है हमने बोला कि ग्रुप में डाउनवर्ड क्या होता है, बढ़ता है, ठीक है। हालांकि जब हम, ठीक है, एक्सेप्शन पहला हम लिखते हैं इन ग्रुप,
ग्रुप में आप बात करते हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, कोई भी एक डी ब्लॉक का ग्रुप कंसीडर करते हैं। इन ग्रुप कंसीडर सेकेंड बी ग्रुप, हम लोग सेकेंड बी ग्रुप कंसीडर करते हैं, जिसमें कि आप देखोगे कि एलिमेंट्स होगा जिंक, कैडमियम, Hg और UUB। ये जो है 3D सीरीज है, फोर्थ पीरियड है, 3D सीरीज है, 4D सीरीज है, 5D सीरीज है और ये 6D सीरीज है, ठीक है। इट इज ऑब्जर्व दैट, जब इसमें हम लोग रेडियस का ट्रेंड देखेंगे, ऑब्जर्व दैट ऑर्डर ऑफ रेडियस इस तरह से होता है, रेडियस होगा इस तरह से बढ़ता है, जिंक से ज्यादा है कैडमियम, कैडमियम का बराबर हो जाता है Hg का रेडियस और Hg का बराबर हो जाता है ऑलमोस्ट UUB का रेडियस। हम अप्रॉक्स बराबर कर रहे हैं, अप्रोक्सीमेटली इक्वल कर रहे हैं। अप्रोक्सीमेटली इक्वल का मतलब है थोड़ा सा इंक्रीमेंट या थोड़ा सा डिक्रीमेंट होगा। मतलब ये साफ दिख रहा है कि रेडियस remain almost same, radius remain almost same from 4D series to 5D series, to 5D series, and from 5D series to 6D series। रेडियस जो है इन दोनों केसेस में लगभग सेम रह गया है। अब ये जो सेम रह गया रेडियस 4D सीरीज से 5D सीरीज में, 5D सीरीज से 6D सीरीज में, इसी को हम लोग कहते हैं, इसका कारण हम लोग कहते हैं कि लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन और एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन होगा। मतलब दिस इज ड्यू टू लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, ये पहला का कारण है, एंड एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, और ये दूसरे का कारण है। ये दूसरा कारण है, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन पहला कारण है और दूसरे कारण एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन है। मतलब 4D से 5D सीरीज में जो रेडियस लगभग सेम रह गया है वो लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन के कारण हुआ है, और 5D सीरीज से 6D सीरीज में जो रेडियस लगभग सेम रह गया है वो एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन के कारण हुआ है। तो हम लोग अब पढ़ेंगे कि लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन और एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है, ठीक है। तो हम लोग अब लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन और एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन पढ़ेंगे। हम लोग पढ़ने जा रहे हैं लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन और एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन को हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। देखिए लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन और एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन क्या है। लेंथेनॉइड आप जानते होंगे, लेंथेनॉइड बोला जाता है 4F ब्लॉक के एलिमेंट्स को, 4F ब्लॉक के एलिमेंट्स को लेंथेनॉइड बोला जाता है, 5F ब्लॉक के एलिमेंट्स को एक्टिनॉइड बोला जाता है, ठीक है। तो सबसे पहली बात है एलिमेंट्स ऑफ 4F ब्लॉक को हम लोग बोलते हैं लेंथेनॉइड, और एलिमेंट्स ऑफ 5F ब्लॉक को हम लोग बोलते हैं एक्टिनॉइड। अब देखा यह जाता है कि जब हम 4F सीरीज में एटॉमिक नंबर बढ़ाएंगे एलिमेंट्स का, तो एटॉमिक रेडियस और आयनिक रेडियस कंटिन्यूअसली डिक्रीज करता है। 4F सीरीज में जब हम लोग एटॉमिक नंबर बढ़ाएंगे तो एटॉमिक रेडियस और आयनिक रेडियस कंटिन्यूअसली डिक्रीज करता है, इसी को बोला जाता है लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। सिमिलर डिक्रीमेंट इन रेडियस ऑब्जर्व होता है 5F सीरीज में जब हम एटॉमिक नंबर बढ़ाएंगे, और इसी को बोलते हैं एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन और एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन होने का कारण होता है
पुअर शील्डिंग ऑफ 4f एंड 5f ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन, और जिसके कारण से जो 4d सीरीज 5d सीरीज है, 5d सीरीज 6d सीरीज है, इन सब के एलिमेंट्स का भी रेडियस अफेक्टेड होता है, उन सब का भी रेडियस लगभग सेम रह जाता है। ठीक है, तो इन 4f सीरीज as atomic number increases, atomic radius and ionic radius continuously decreases, को जो है decreases. This is termed as lengthenoid contraction. इसी को हम लोग लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं। ठीक है, सिमिलरली इन 5f सीरीज एज एटॉमिक रेडियस इंक्रीजेज, एटॉमिक नंबर इंक्रीजेज, एटॉमिक रेडियस एंड आयनिक रेडियस डिक्रीजेस, दिस इज टर्म्ड एज, इसी को कहा जाता है टर्म्ड एज एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। इसी को हम लोग एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं। तो लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन है कि लेंथेनॉइड में क्या होता है, एटॉमिक नंबर बढ़ने के साथ एटॉमिक रेडियस और आयनिक रेडियस घटता है। एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन है, एक्टिनॉइड में भी एटॉमिक रेडियस और आयनिक रेडियस घटता है एटॉमिक नंबर बढ़ने के साथ। इसी को लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन और एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं। अब बात करें अगर हम लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन का, तो लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन इज ड्यू टू पुअर शील्डिंग ऑफ 4f ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन, and actinoid contraction is due to poor shielding of 5f orbital electron. ठीक है, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन जो होता है पुअर शील्डिंग ऑफ 4f ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन्स के कारण होता है, जबकि एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन जो होगा पुअर शील्डिंग ऑफ 5f ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन के कारण होता है। अब लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन के कारण 5d सीरीज, जो 4d सीरीज और 5d सीरीज है, उसका रेडियस लगभग सेम रह जाता है। एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन के कारण जो है 6d सीरीज, 5d सीरीज और 6d सीरीज का रेडियस लगभग सेम रह जाता है। कैसे रहता है हम लोग ये सीखते हैं। ठीक है, देखिए ड्यू टू लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, atomic radius of 4d series and 5d series, atomic radius of 4d series and 5d series remain almost ठीक है, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन के कारण एटॉमिक रेडियस 4d सीरीज और 5d सीरीज का लगभग सेम रह जाता है। ठीक है, होता क्या है कि वी नो दैट, हम लोग जानते हैं ऑर्डर ऑफ शील्डिंग इफेक्ट फॉर डिफरेंट ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन क्या होता है, सबसे ज्यादा s का, उसके बाद ns का, उसके बाद np का, उसके बाद nd का और सबसे कम nf का। ठीक है, तो f ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन्स आर पुअर शील्डर। ठीक है, ये साफ दिख रहा है। अब देखिए, बिफोर फिलिंग इलेक्ट्रॉन्स
before filling electrons in 5d orbital, ठीक है, 14 electrons are filled in 4f orbital electron, 4f orbitals, ठीक है। 5d ऑर्बिटल में मतलब जो 5d सीरीज बनाता है उसमें भरने से पहले आपको 4f ऑर्बिटल में 14 इलेक्ट्रॉन को भरना हो, एंड हेंस 14 protons are also filled, 14 protons are also filled। जब इलेक्ट्रॉन भरोगे तो प्रोटॉन भी भरना होगा, हर एक इलेक्ट्रॉन के कॉरस्पॉन्डिंग एक प्रोटॉन भी भरना होता है। एटॉमिक नंबर एक बढ़ा तो एक इलेक्ट्रॉन भी बढ़ा, एक प्रोटॉन भी बढ़ा। 14 protons are also filled in nucleus। These 14 4f orbital electrons, these 14 4f orbital electrons are poor cylinder due to which outer orbital electron in 5d orbital experience the whole increased nuclear charge, जो इंक्रीज किया है 14 से, जो हमने इंक्रीज किया न्यूक्लियर चार्ज, वो पूरा का पूरा न्यूक्लियर चार्ज, जो बढ़ा हुआ न्यूक्लियर चार्ज है उसको एक्सपीरियंस कर लेता है, बिकॉज 4f ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन पुअर शिल्डर होता है। शिल्डिंग का सीधा मतलब है कि न्यूक्लियर चार्ज को कितना वो घेर पा रहा है, छेद पा रहा है, शिल्ड कर पा रहा है, जिसके कारण से बाहरी इलेक्ट्रॉन कम दिखे, बाहरी इलेक्ट्रॉन को कम दिखे न्यूक्लियर चार्ज। मतलब अगर यहां न्यूक्लियस है, बीच में इलेक्ट्रॉन शिल्डिंग ज्यादा करेगा तो बाहरी इलेक्ट्रॉन को कम दिखेगा, लेकिन अगर ये शिल्डिंग कम करेगा तो बाहरी इलेक्ट्रॉन को पूरा न्यूक्लियर चार्ज दिख जाएगा। तो 4f ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन पुअर शिल्डर है, जिसके कारण से जो बाहरी इलेक्ट्रॉन है उसको पूरा का पूरा इंक्रीज न्यूक्लियर चार्ज दिख जाता है, और पूरा का पूरा न्यूक्लियर चार्ज दिखेगा तो ज्यादा फोर्स लगेगा अट्रैक्टिव, और ज्यादा फोर्स लगेगा अट्रैक्टिव तो रेडियस क्या होगा, घटेगा, ठीक है, ऑल इंक्रीज न्यूक्लियर चार्ज। हेंस more attractive force operate on outermost electron, due to which contraction in radius is found, ठीक है, which counterbalance the increment in radius, due to, जो कि काउंटर बैलेंस कर लेता है इंक्रीमेंट इन रेडियस को, ड्यू टू एडिशन ऑफ एक्स्ट्रा सेल। और इसी कारण से क्या हो जाता है, रेडियस लगभग सेम हो जाता है। पॉइंट हम ये बोलना चाह रहे हैं कि आप नीचे जाओगे तो एक्स्ट्रा सेल ऐड हो रहा है, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन एक्स्ट्रा सेल तो ऐड हो रहा है, लेकिन 4f ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन का पुअर शिल्डिंग होने के कारण जो बाहरी सेल है उसमें जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है वो इंक्रीज न्यूक्लियर चार्ज देख लेता है। इंक्रीज न्यूक्लियर चार्ज देखने के कारण उसमें कॉन्ट्रैक्शन इन रेडियस होना शुरू हो जाता है, मतलब जो बढ़ा जितना उतना ही घट जाता है और रेडियस लगभग सेम हो जाता है। इसी को हम लोग बोलते हैं लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, इसी को हम लोग बोलेंगे लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। बिल्कुल यही चीज जो होगा एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन में होगा, सब कुछ यही होगा, बस अंतर ये होगा कि बिफोर फिलिंग इलेक्ट्रॉन्स इन 6d ऑर्बिटल 14 electrons are filled in 5f orbital, और 14 electrons protons are also filled in nucleus,
These 14 5f orbital electrons are poor cylinder, due to which outer orbital electrons in 6d orbital experience whole increased nuclear charge, hence more attractive force on outermost electron, due to which contraction in radius is found, which counterbalance the increment in radius, due to addition of extra cell, जो काउंटर बैलेंस कर लेता है इंक्रीमेंट इन रेडियस ड्यू टू एक्स्ट्रा सेल। तो आप आसानी से समझ गए होंगे कि लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन और एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है। लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन है पुअर सील्डिंग ऑफ 4f ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन के कारण जब 5d सीरीज में इलेक्ट्रॉन भराएगा तो उसको न्यूक्लियस अपनी तरफ खींच लेगा, क्योंकि ये जो 4f ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन है वो सील्ड नहीं कर रहा होगा न्यूक्लियस को, इसी को लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं। सेम तरीके से 5f ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन जो होगा पुअर सील्डिंग करेगा, जिसके कारण से 6d ऑर्बिटल में जो भी इलेक्ट्रॉन होगा उसको न्यूक्लियस अपनी तरफ पुल कर लेगा, और इसी को एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं। तो आप लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन और एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन समझ गए होंगे। अब देखिए, अगर हम आपसे पूछे कि कौन ज्यादा इफेक्टिव होगा, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन की एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, ये एक सवाल है कि कौन ज्यादा इफेक्टिव होगा, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन की एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, तो देखिए हम बता दें कि अगर हम सील्डिंग इफेक्ट की बात करें, सील्डिंग इफेक्ट का जो अगर हम ऑर्डर की बात करें, वो जो होगा n-1 1th ऑर्बिटल का ज्यादा होगा कंपेयर टू nth ऑर्बिटल। मतलब 4f ऑर्बिटल का ज्यादा होगा कंपेयर टू 5f ऑर्बिटल, बिकॉज 4f ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन इज नियर टू न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के ज्यादा नजदीक है कंपेयर टू 5f ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन। 5f ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन्स की बजाय 4f ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन, बिकॉज 4f ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन्स आर नियर टू 5f ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन्स, जो नजदीक होगा न्यूक्लियस के वो न्यूक्लियस को ज्यादा सील्ड करेगा। सिंपल सी बात है। इसका मतलब है कि 5f ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन are poor cylinder than 4f orbital electron। 5f orbital electrons होगा poor cylinder होगा, ये आपको साफ दिख रहा होगा। 5f orbital electron poor cylinder होगा। सिंपल सी बात है, जो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के नजदीक होगा, न्यूक्लियस यहां पे और इलेक्ट्रॉन यहां पे तो ज्यादा सील्ड करेगा, यहां पे तो कम सील्ड करेगा। तो जो नजदीक है, आप ये अच्छे समझ सकते हो कि 4f नजदीक होगा, कोई भी n-1th ऑर्बिटल नजदीक होगा nth ऑर्बिटल से, तो n-1th ऑर्बिटल नजदीक होगा तो ज्यादा सील्ड करेगा। तो अगर हम 4f और 5f में बात करें कौन ज्यादा सील्ड करेगा, तो 4f ज्यादा सील्ड करेगा। 4f ज्यादा सील्ड करेगा, इसका मतलब 5f पुअर सील्डर है, और जितना पुअर सील्डर होगा उतना ज्यादा कॉन्ट्रैक्शन इन रेडियस होगा। दिस इंप्लाइज दैट एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन is stronger than lengthenoid contraction। actinoid contraction is stronger than lengthenoid contraction। ठीक है, lengthenoid contraction से ज्यादा स्ट्रॉन्गर होगा actinoid contraction। ये आप आसानी से समझ सकते हो, बिकॉज 4f ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन बेहतर सील्डर है, मतलब ये ज्यादा सील्ड करेगा न्यूक्लियस को। इसका मतलब है वो बाहरी इलेक्ट्रॉन कम न्यूक्लियर चार्ज एक्सपीरियंस कर पाएगा, इसलिए कॉन्ट्रैक्शन कम होगा। जबकि एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन 5f ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन पुअर सील्डर होगा, क्योंकि न्यूक्लियस से दूर है, और पुअर सील्डर होने के कारण बाहरी इलेक्ट्रॉन 6d का इलेक्ट्रॉन ज्यादा न्यूक्लियर चार्ज एक्सपीरियंस कर पाएगा, और इसलिए उसमें कॉन्ट्रैक्शन ज्यादा होगा। अब देखिए, इसी तरह का एक्सेप्शन जैसा हमने लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन में डील किया, सिमिलर एक्सेप्शंस आर फाउंड, सिमिलर एक्सेप्शन आर फाउंड in atomic radius of
एटॉमिक रेडियस ऑफ 5p मतलब p और p ब्लॉक एलिमेंट्स, p ब्लॉक एलिमेंट्स ड्यू टू पुअर शिल्डिंग ऑफ d एंड f ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन, d और f ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन्स के पुअर शिल्डिंग के कारण सेम तरह का एक्सेप्शन फाउंड होगा p ब्लॉक में। जैसे देखो फॉर एग्जांपल थर्ड ए की अगर हम बात करें तो बोरोन, एल्युमिनियम, गैलियम। बात आप करोगे रेडियस का तो बोरोन से ज्यादा होता है एल्युमिनियम का, लेकिन एल्युमिनियम का ज्यादा होता है गैलियम से, ट्रेंड ऑफ एटॉमिक रेडियस। ये चीज गौर करने लायक है कि गैलियम का ही कम हो जाता है, और इसका कारण होता है ड्यू टू पुअर शिल्डिंग ऑफ 3d ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन। 3d ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन गैलियम के पहले 3d ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन बनाएगा। गैलियम में जो होगा 4p1 होगा, तो 4p1 में जाने से पहले 3d ऑर्बिटल में 10 इलेक्ट्रॉन बनाएगा, और इस 10 इलेक्ट्रॉन का क्या होगा, शिल्डिंग इफेक्ट क्या होगा, कम होगा, जिसके कारण से 4p ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस अपनी तरफ खींच लेगा, जिसके कारण से उसका रेडियस कम हो जाता है। तो इस तरह का एक्सेप्शन जो है वो आपको p ब्लॉक में भी पाया जाता है। तो याद रखिएगा, एक्सेप्शन इन ग्रुप इज ड्यू टू पुअर शिल्डिंग ऑफ 4f, 5f, 3d, 4d, 5d ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन्स। d और f ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन्स के पुअर शिल्डिंग के कारण ही एक्सेप्शन इन एटॉमिक रेडियस इन ग्रुप पाया जाता है। ठीक है, अगले क्लास में हम लोग एक्सेप्शन इन पीरियड के बारे में पढ़ेंगे और आयनिक रेडियस को डिस्कस करेंगे।